अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंड में PNP यानी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़ेर तमाम एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस हवाले से वाहिद साहब जंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अर्ज से तशरीफ लाए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये देखकर दिली खुशी हो रही है कि मैंने जिस को भी आवाज दी वो तहसील जंड के दुश्वार गुजार रास्तों रुखवान, कानी, मखड़, तराब, छप, लकड़मार, कंजूर, झमट, दखनेर और इस तरफ जितने भी इलाके हैं और दूसरी तरफ भटियोट और काली डिली, गंडाकास से लेके और हमारा अपना जितना भी इलाका है उस सब से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। यहाँ तमाम गांव का नाम लेना मुश्किल है। मैं नहायत मुख्तसरन अर्ज ये करूंगा कि जो दोस्त अहबाब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं उनमें से बहुत कम को यहाँ पे मौका मिलेगा टाइम की कमी की वजह से कि वो स्टेज पे हम उनके नाम पुकारेंगे और वो तशरीफ लाकर अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैदर मलिक साहब अपनी खूबसूरत अंदाज में तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि शहीद हैदर सियालवी की तरबियत में जितना इनके वालिद मोहतरम का हाथ है, मैं गैर जानिबदाराना गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक तहसील पिंडी गेब से है और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि जहाँ भी इस्लाम और शायर इस्लाम को जिद पहुँचाई गई, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, तो जो सबसे पहले आवाज़ बुलंद हुई वो तहसील जंड के गांव रंगली से बुलंद हुई। ये हम समझते हैं खत्म नबूवत की बात हो, मसाजिद की हुर्मत की बात हो, खवातीन की इस्मत की बात हो, जिस फोरम में भी शायर इस्लाम की तरफ उंगली उठाई गई, शहीद साहब ने सफ़े अव्वल में एक मुजाहिदाना किरदार अदा किया और इसके पीछे ये तरबियत है। अल्लामा ने फरमाया था ये फैजाने नजर था या मकतब की किरामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो जब तरबियत इस नेज में हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तब्दीली आती है। मेरे भाई जो हमारे पहले स्पीकर थे वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ये लोग जो सियासी अहबाब को नजर आ रहे हैं ये तब्दीली वाले नहीं है, ये नजरिया पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वो वक्त अब दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तब्दीली इसी सरजमीन से आएगी और वो वक्त दूर नहीं कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपका नाम होगा, आपकी क़यादत होगी। जैसे भाई ने यहाँ बताया है कि लास्ट गांव रुखवान डिस्ट्रिक्ट अटक का मियाँवाली के साथ हमारा बना टच है और यकीन कीजिए कि मैं ब्रिगेडियर साहब के साहबजादे तकरीबन हमारे गांव के 80% फौजी हैं। जब इनका मामूली टाइम थोड़े से वक्त में तकरीर इनकी सुनी तो उन्होंने 100% में से 80% वहां पर, हम पठान लोग हैं, जबान के बड़े पक्के हैं, हमने वहां पर ही कहा कि भाई आज के बाद होगा तो साहबजादे ब्रिगेडियर साहब के आप ही होंगे। यकीन कीजिए कि मैंने जेसू साहब सूबेदार मेजर थे वहां, उनमें बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के लिए बच्चा मुखलिस है कोई लीडर भी नहीं हो सकता है। यकीन कीजिएगा, इसलिए मुख्तसर वक्त में मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे गांव के कम से कम 3000 वोट में से कम भी 21-22 वोट इनके होंगे। अब मैं ऐलान करता हूँ उनके साथ, फिर भी हमारे साथ आए हुए साथी 21-22 हो, हम पठान लोग महसूस न करें, पश्तो में गाना गा के फिर मैं चलता हूँ, लेकिन अभी तशरीह में कर नहीं सकता उर्दू में,
क्योंकि फौजी थोड़ा सा उर्दू कमजोर है हमारी। वो कहते हैं ना मीना का क्लोज है तीगी कला रजा कला बजदर ज़माने वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शहीद साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका यहाँ पर फराहम किया, और साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्होंने इतने कम वक्त में पार्टी का क़याम किया। तो मैं एज इतराफ़ से तल्लक है मेरा। अभी मलिक सफदर साहब बैठे हैं, उनको होते ही मेरी तकरीर बनती नहीं थी, वो हमारे रहनुमा हैं। तो हमने भी फौज में ना, इनको ही पता है कि मैंने जितने भी बंदे समझो तराब में भर्ती कराए या अहले इलाका के, वो मैं आपको बताऊं कि 1084 आदमी हैं। और जितना सब ऐसे नहीं है कि भाई तराब के जंड का आ जाए, तलागंग का आ जाए, गिरदनवा का, जहाँ से आदमी आया है मैंने उसके साथ दिया 4 सालों में। और इसी तरह ब्रिगेडियर साहब की माशाल्लाह जिस वक्त भी मेरी इनसे कोई 2 महीने पहले मुलाकात हुई, यकीन जानिए। और जब इन्होंने थोड़ी सी इनको आगाही हासिल हुई मेरे बारे में जिस तरीके से हुई, तो मैंने फिर बच्ची की तस्वीरें देखी, इनका चलना फिरना इस तरीके से, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अहले तराब के जितने भी लोग हैं, ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि हमने बड़े अपने आप को समझते थे बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है इस बेटे, छोटी सी उम्र, मेरे बेटे से ये छोटा है 2 साल, यकीन जाने की इतनी उम्र में बंदा सोच ही नहीं सकता, सोच भी नहीं आती कि एक अटक की पार्टी, एक छोटे से गांव की पार्टी और पूरे पाकिस्तान की पार्टी मानकर उभरेगी इंशाल्लाह। और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इनके साथ मुखलिस हैं, और इनके साथ आज के बाद इतिहाद नहीं है, ये हमारा अपना काम है, अपनी पार्टी है, और इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा रहेंगे। और आपका क्या जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि रुखवान वाले आगे जाते हैं या तराब वाले आगे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की कमी है, मैं चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। शहीद साहब से तो मेरा कभी इतना वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन हैदर साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये शहीद साहब ब्रिगेडियर साहब के साहिबजादे हैं, मुझे तवक्को है कि वो हमें और उनके ख्यालात को अमली जामा पहनाएंगे। मैं मुख्तसर वक्त में इतना बयान करता हूँ कि कुरान पाक का फैसला है कि जो कौमें रास्ते से हट जाती हैं, अल्लाह पाक उन पर जालिम और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। हालात आपके सामने हैं, बाहर के तब्दीली की ज़रूरत है, और तब्दीली शहीद साहब जैसे नौजवान ला सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और अहले कानी की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम तमाम की वफ़ाएं और दुआएं शहीद साहब के साथ हैं। पहले जर्नैलों की खेप जो है वो रिटायर्ड हो गई थी, और अब सिर्फ अगर जर्नैल को आप अकाउंट फायर करना शुरू कर दें तो उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। इसी तरह ब्रिगेडियर जनरल, मेरी तरह मेजर, वो हजारों में है। आप लोग और हम लोग सबसे पहले इस चीज की ताकत को समझें। हम खाली फौज नहीं है, हम अवाम का भरपूर हिस्सा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? यहाँ पे कौन से फौजी बैठे? हाथ खड़ा करो भाई, मैं त्रियके का हूँ। आप सबकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं मिठ्याल से आया हूँ। वैसे मेरी रहाइश का रावलपिंडी में है, और मैं दिलो जान से ब्रिगेडियर साहब को उस वक्त से जानता हूँ और चाहता हूँ, और ये हमारे लीडर थे रेलकार यूनियन के जब ये स्टूडेंट थे। मैं शहीद को देख के एक ही बात कहूँगा, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। मुझे शहीद जैसे बच्चों को देख के हमेशा इत्मीनान होता है। आज के दौरे इब्तला के अंदर शहीद जैसे बच्चों का हमारे दरमियान में होने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे
ही लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। हमारी फौज में जो हमने कारकर्दगी करनी थी, इस मुल्क में जो कारकर्दगी करनी थी, इस उम्र में अब हम इस काबिल नहीं है मजीद उसको जारी रख सके। अब हमारे बच्चों ने जारी रखनी है, अब शहीर ने जारी रखनी है, अब फकीर ने जारी रखनी है, अब मुमताज ने जारी रखनी है, अब अली ने जारी रखनी है, अब तमाम बच्चों ने जारी रखनी है जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। जब तक ये बच्चे इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ, इस इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठकर ऐसे लोगों को तसल्ली दिलवा रहे हैं, हौसला दिलवा रहे हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आइंदा मिठाल को मत भूलना, आइंदा मेजर ताज को भी मत भूलना। मैं यहाँ पे एक मुतालबा छोड़ के जा रहा हूँ। आप अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो मिठाल को जिला बनना चाहिए। आप यहाँ पे उसका नाम ही नहीं लेते। भाई आप क्या कर रहे भाई साहब? यहाँ पे हमारे दोस्त वकील हजरात भी खड़े हुए हैं, तो उनको इन चीज़ों का अच्छा पता है, बेहतर समझते हैं। हर एक को चाहिए होता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करे। तो मैंने, मेरे ख्याल में अगर कोई मिठाल से आया हुआ है तो वो गवाह रहना अपनी नुमाइंदगी कर दी। थैंक यू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले इंतहाई माजरत के साथ कि अगर एक एक का नाम लेना शुरू करूं तो शायद जितने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, जितने रुफ़क़ाए किराम, जितने सामईन व हज़रात यहाँ पर रुखवान से लेकर भटियोट तक और खुंडा से लेकर कानी तक और दरमियान के गिरदोनवा के जितने भी गांव हैं वहां से आए हुए हैं, तो इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि मैं उसके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मेरे खुंडा से लेकर कानी तक और रुखवान से लेकर भटियोट तक आए हुए दोस्तों, मैं इस लिहाज से भी माजरत खा हूं कि गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार मुझे 1000 से ऊपर काले मौसूल हुई हैं कि आप जंड के मुकाम पर कोई नुमाइंदा इजलास करने जा रहे हैं, लेकिन हमें इतला नहीं दी गई है। तो जिन गांव के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुमाइंदा हजरात आए हुए हैं, मेरी उनसे ये दिली गुजारिश है कि मेरे उन तमाम दोस्तों को, मेरे उन तमाम रुफ़क़ाए किराम को, मेरे उन तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से ये पैगाम ज़रूर दीजिएगा कि ये सिर्फ एक वर्कर इजलास था। इंशाअल्लाह ताला जब हम जंड की सरजमीन पर एक मरकजी जलसे की सूरत में दाखिल होंगे तो फिर मुझे फिक्र ये पड़ेगी कि अगर आज एक मुख्तसर सी कॉल पर ये वर्कर इजलास मखट रोड तक चला गया है, तो ये जंड के जो रोड हैं, मुझे ये जरूर इल्म है, मुझे अच्छी तरह इल्म है कि ये अब जब भटियोट से काफिला निकलेगा, जब उधर से रुखवान से निकलेगा, जब इधर खुंडा से निकलेगा, जब कानी से निकलेगा, तो मेरे यहाँ पर आए हुए दोस्तों, मुझे आज ये रोड थोड़े नजर आने लगे हैं। से मलोवाली से आगे चलकर झमट से आगे उछड़ी से जंड के मेरे तमाम रुफ़क़ाए किराम, बिलखसूस ये जो मेरी बिरादरी के, कश्मीरी बिरादरी के जवान आए हुए हैं, वो चाहते भी हैं कि स्टेज पर अपनी मुकम्मल कश्मीरी बिरादरी के साथ, मतलब मलिक अदनान साहब हैं, राजा साहब बैठे हुए हैं, ये सारे इजहार करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा काफिला मुल्हिका गांव भंडर से आया हुआ है। मेरे भंडर के दोस्तों, हम आपकी हर खुशी गमी में इंशाअल्लाह शरीक होते हैं। इसके बाद जब भी और इससे पहले भी आप पुकारते थे, हम हाजिर होते थे। मैं आपके दरमियान बैठा हुआ हूं और इंशाअल्लाह ताला ये आपसे वादा करता हूं कि जब भी आपने पुकारा, इससे पहले से बढ़कर शहीद सियालवी पहुंचे ना पहुंचे, आपका ये भाई जो 30 साल से आपके पास बैठा हुआ है, ये सरहद सीम हम का आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, जो कुछ ऐसे दोस्त इंतहाई दूर दराज से आए हुए हैं, आज आप एक ऐसी जगह पर
लेकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये कैसा इलाका जंदाल है, एक ऐसा इलाका जंदाल है, एक ऐसी सरजमीन है और ऐसे ये मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे लीडर लोग हैं। दो गुज़िश्ता इलेक्शन की मिसालें, पिछला एमएनए का इलेक्शन, हमारे एमएनए साहब जब 6,500 वोट से पिंडी घेप से हार कर आ रहे थे, मैं मुबारक देता हूं आपको। जब मिठाल की सरजमीन पे पहुंचे तो यही मिठाल वाले मेजर ताज साहब, मैं बताता हूं, मैं गवाह हूं कि मैं मिठाल मौजूद था। पिंड सुल्तानी वालों, ये वही सरजमीन है कि इन 3-4 यूनियन काउंसिलों में जंग आने तक मैंने उस एमएनए की 6,500 की शिकस्त भी खत्म की और जब जंग में पहुंचा तो मैंने 2,000 लीड दिलवाई थी। पिछला इलेक्शन, उससे पिछला इलेक्शन, उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ कि जब पिंडी घेप से निकले तो उस वक्त भी 5,500 वोट से पा रहे थे। मेरे कई दोस्त यहां पर गवाह होंगे। लेकिन वो एमएनए भी जब मिठाल की सरजमीन पर आकर उतरा तो वहां से चलकर यही सकरी था, यही कोटछकी था, यही मरियाला था, यही रंगली थी, यही पिंड सुल्तानी थी, यही तट्टी सीधा थी, यही कड़ी थी, यही गौकासाबाद था, यही लंगर था, यही चूरा था, यही डाक था, यही जंग था कि जब जंग पहुंचे तो फिर हमने 6,000 की लीड दिलवा दी। ये हैं जंग के लोग, ये हैं सरजमीन के बसने वाले लोग, ये हैं सरजमीन के मुहब्बे वतन लोग। और ये आज ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सारे लोग, वो सारे लीडर, यार ये जंग में हम इंसान नहीं हैं। ये मेरे मेजर साहब कह रहे थे कि मिठाल को याद रखना। मेजर साहब, मिठाल हम इंतहाई प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या हमें ये अफसोस नहीं होता है कि वोट जंग वाले दें, कामयाबी का जीना जंग वाले बने। और मेरे भाई कह रहे थे कि ये पहाड़ से पार चले जाते हैं। क्यों जाते हैं पहाड़ से पार? आओ आज अपने गिरबानों में देखें, कहीं हमारे अंदर तो नहीं कोई कमी रह जाती, कहीं हमारी जुबान तो नहीं गुंग हो जाती, कहीं हम खामोश तो नहीं हो जाते जब इन बच्चों के लिए उठने की बारी हो। और ऐ बुजुर्गों और बूढ़े वो दोस्तों जो आए हुए हो, खुदा की कसम ये नौजवान नस्ल आपकी तरफ देख रही है। ये गिला करेगी आप पर, ये शिकवे करेगी आप पर कि हमें क्यों जन्म दिया था। क्या इसी वजह से कि पूरी जिंदगी 1947 से लेकर आज 2022 तक क्या हमारा एक ही काम है, हमारी एक ही ड्यूटी है कि हमने मुंतखब करना है। किसको करना है भाई? उसको करना है जो बैर से आएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं वो रोड तक सारे जवान नजर आ रहे हैं, क्या ये हकीकत वाले नहीं है? ये सलाहियतों के मालिक नहीं है? बोलो इनमें क्या कमी है, किस चीज की कमी है इनमें कि इनको हम ना उठाएं, आगे ना लाएं? क्या हम इस चीज के गुलाम हैं? मेरे प्रेस वाले दोस्तों, खुदारा आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप मेरे सारे भाई हैं, इस जंग के लिए लिखा करो। ये सुबह उठकर हम कसीदे किसी और के लिए लिखना शुरू कर देते हैं। ये सुबह डेली उठकर मेरा एक न एक दोस्त किसी की कसीदा ख्वाही कर रहा होता है। क्या ये हमारा काम रह गया है? मुझ समेत हम सब इसके गिल्टी हैं, हम सब फल्टी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गलती पर हैं। मेरे प्रेस वाले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पहले मैं अपने आप को कहूंगा मैंने भी गलतियां की हैं। उधर दूर से एक आदमी आता है, हम फूलों के हार लेकर सामने हो जाते हैं। क्या जब वहां पर इस्तेमाल करते हैं उनके करें, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन क्या अपनी सरजमीन भूल जाते हैं?
ये पाक मिट्टी हम भूल जाते हैं जंग की, इसका कोई हक नहीं है हम पर। ये इसीलिए सिर्फ कह दिया कि ये नम हो तो बड़ी मिट्टी बड़ी जरखेज। ये कब जरखेज बनेगी? ये तब जरखेज बनेगी जब आपके जहन जरखेज बनेगी। आपने गुलामी वाले जहनों को नहीं छोड़ा तो शहीद सियालवी अगर आज कराची वाले जाए वहां पर इलेक्शन लड़े तो इसे कोई ममानत नहीं है। ये अगर लाहौर से इलेक्शन लड़े इसे कोई रुकावट नहीं है। इसके ये जो दो मरकजी दोस्त आए, ये गुजरा वाले ले गए, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, ये वहां से इलेक्शन लड़ा सकते हैं। मुझे आज भी मालूम है कि कराची के बहुत बड़े सरमादार, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े सनतकार, बहुत ही अजीब पैसों वाले लोग इसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि कराची में आओ, हम आपको कराची से मुंतखब कराएंगे। जरा सोचो, ये क्यों कराची से एमएलए नहीं बनता? ये क्यों लाहौर से जाकर एमएलए नहीं बनता? ये क्यों पाकिस्तान के क्वेटा जैसे शहर से जहां 8000 वोट लेकर भी बंदा एमएलए बन जाता है वहां क्यों नहीं जाता? वो इसकी मिन्नतें कर रहे हैं, आओ हम सारा खर्चा करेंगे, आओ हम आपकी कैंपेन करेंगे, हमें आप जैसे नौजवान की जरूरत है। यार अगर ये नौजवान उन तमाम तर की मिन्नतों के बावजूद, उन तमाम तर की ख्वाहिशात के बावजूद, उन तमाम तर के बुलाने के बावजूद, उन तमाम तर के सारे खर्चात उठाने के बावजूद इस जंग की सरजमीन पर सजदा रेज हो गया है तो हम सारे फिर गुनहगार हैं। क्या हमारे ये बच्चे हमसे नहीं सवाल करेंगे कि बाबा पूरी जिंदगी गुजारी, मुझे भी उसी नहज पे लेकर चल पड़े कि सुबह उठो, गाड़ी पे बैठो, भाई बाबा कहां जा रहे हो? बेटा मैं वो दूर हमारा एक लीडर रहता है उसे मिलने जा रहा हूं। बेटा पीछे कहेगा यार ये जंड वाले सरजमीन में सारे नहल बैठे। बेटी कहेगी बाबा किधर जा रहे हो? बेटा मैं मैट्रिक की सनद लेकर जा रहा हूं, कहीं आपको नौकरी मिल जाए। बाबा शाम को वापस आए हो, आ गए हो? हाँ बेटा गया था, मुलाकात नहीं हुई। यार उस मर्द जलने का मकाम होता है जब बेटी कहे ना कि बाबा क्या हुआ मेरे काम का, बाबा कहे बेटा गया था, मुलाकात नहीं हुई। और मेरा एक नौजवान दोस्त ये डिग्रियां उठाए हुए वो पार्लियामेंट की सरजमीन पर तपती गर्मी में, ठंडी हवाओं में ठटरता हुआ चक्कर लगा रहा हो कि एमएलए साहब बाहर निकलेंगे शायद मेरी भी सुन ले। जब दूसरे दिन घर आता है भाई पूछता है कि भाईजान आप गए थे, काम हो गया? हाँ भाई गया तो था लेकिन वो रोड इतने लंबे थे कि मुझ तक पहुंच गई उसे। यार ये सारी बदनसीबियां हमारे लिए लिखी गई हैं। यार ये सारी किस्मत की महरूमियों के हम ही मोहताज हो गए हैं। ये सारी सदम शरीफियों के डेरे हम पर ही डाले गए हैं। ये सारी महरूमियां जड़ के लिए ही हैं। यार ये मेरी माएं बहने रुखवान वाली, ये मेरी माएं बहने तोरे वाली, ये मेरी माएं बहने सिहाला वाली, ये मेरे माएं बहने रत्ती कीड़ी वाली, ये मेरी माएं बहने मोची कीड़ी वाली, ये मेरी माएं बहने जब्बी वाली, ये मेरी माएं बहने उर्फान से दूर दराज ठोकों वाली। या ये पूरी जिंदगी बेचारे कदों पर घोड़े अपने पानी के घड़े लाकर दरिया की तरफ जाती रहेंगे कि कहीं पानी मीठा पानी मिल जाए। वो जड़ वालों तुम्हारी जमीन से क्या पानी खुश्क हो गया है? गिरदू नवा वालों बताओ। मेरा आज एक गिला और से भी है कि ये मट्टी बेवफा नहीं है। इसने बड़े बड़े तन्नावर दरख्त पैदा किए हैं। जंदार वालों इस मट्टी ने बड़े बड़े तन्नावर दरख्त पैदा किए हैं। मगर अफसोस सख्त अफसोस वाए नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से ज़ियां जाता रहा। वो तन्नावर दरख्त इस मिट्टी
से पैदा होने वालों, ये आज पुकार रही है, ये पुकार पुकार कर कह रही है कि मैंने तुम्हें लीडर बनाकर पैदा किया, आज मुझ पर साया क्यों नहीं करते? मैं गर्मी में हूं, तुम तानावर दरख्त बन गए हो, मैं मोहताज हो गई हूं। लेकिन फिर क्या? फिर यही होता है कि अगर मैं आज कहूंगी शहीद हैदर छोड़ो, यहां से कुछ नहीं होता, जाओ कराची चले जाओ, वहां से इलेक्शन लड़ना बड़े आसानी से मैं बन जाओगे, पार्लियामेंट में जाकर तकरीरें कर लेना। ये नहीं चाहिए। इन नौजवानों की आवाज बनिए। ये मैं उन बुजुर्गों को जो 40 साल से ऊपर जा चुके हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अब आओ, खुदारा वक्त है, आओ खुदारा वक्त है। ये वक्त पुकार रहा है कि जिंदगी में मौका एक दफा मिलता है, बार बार नहीं मिलते। इसे जाया न करो। आज अगर इस नौजवान को जाया कर दिया, याद रखना जो आपकी नस्लें अभी आ चुकी हैं, ये पूरी जिंदगी शायद कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी हिचकिचाएं, ये जाने से डरे कि यार वो हमारे बुजुर्ग कब्रिस्तान में अब चले गए, हमें क्या देकर गए। इससे डरो इस वक्त से। अब वो दौर नहीं रहा है कि जब शुरू से दादाजी ने जो बात कही थी पड़पोते तक वो बात चली जाए। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब ये बच्चे पूछते हैं हमसे, अब ये हमसे सवाल करते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, हमें किस रास्ते पर चला के जा रहे हो, हमारी मंजिल का मुतय्यन कौन करेगा, हमारा रास्ता कौन हमें देगा। तो अब भी हम ये उन्हें दिखा कर चले जाएंगे, बेटा वो दूर एक बस पे उतरना, आगे कोई सुजुकी खड़ी होगी उस पे बैठना, सुजुकी उतारेगी तो देखना कोई रक्शे वाला होगा उस पे बैठना, तो वो अपने लीडर के पास चले जाना। यार बड़ा अफसोस है। पहले अपने आप पर कर रहा हूं, पहले अपने आप को कसूरवार कर रहा हूं। तो खुदारा मेरी आखिरी अपील उन बुजुर्गों से जो आए बैठे हो, जाओ अपने अपने इलाके में उन बुजुर्गों को यह पैगाम दो कि यार आप अपनी औलादों, अपनी नस्लों के लिए सोचना शुरू कर दें। किसी के लिए न सोचें, अपनी नस्लों के लिए सोचना शुरू कर दें, अपनी उन बेटियों के लिए सोचना शुरू कर दें, अपनी उन बूढ़ी माओं के लिए सोचना शुरू कर दें जो आज भी 4-4 घड़े उठाकर दरिया पे जा रही होती हैं, जो आज भी इंतजार होती है कि उस कुएं पे मेरी बारी आएगी तो मैं पानी भरूंगी। और इस फर्क को हम भी समझते हैं। ये क्यों मेरे पहाड़ से इस तरफ काला खट्टर और काला मलिक कहा जाता है और पहाड़ के पार जो है वो गोरे खट्टर और गोरे मलिक है। जिंदाल वालों सोचो, मेरे पठान आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों सोचो। यार तुम तो बोलो गौछप वालों, रहते बोले हतोवाली वालों कि तुमने 36 PhD पैदा कर दिए हैं हतोवाली के गांव में। तुमने बहुत बड़े सियासतदान नहीं, साइंसदान पैदा कर दिए हैं छब वालों। तुमने जर्नैल पैदा किए हैं। तो क्या ये इनका हक नहीं है, ये जो अभी 22 से 25 साल के नजर आ रहे हैं? तो मेरी आखिरी इस गुजारिश के साथ इख्तिताम की तरफ कि मैं इस उम्मीद से आपसे आखिरी अल्फाज कहने जा रहा हूं कि आज के बाद मेरे समेत हमने इन नौजवानों के लिए सोचना है, हमने इनका मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपने बेटों का मुस्तकबिल सोचना है, हमने अपने छोटे भाइयों का मुस्तकबिल सोचना है। और आखिरी पैगाम वहां तक जहां तक एक आदमी भी आया हुआ है कि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ भाई मुख्तलिफ जो नजरियात रखते थे वो ये नजर रखाए बैठे थे कि मलिक अरशद अमीर शायद बाहर नहीं निकला है, शायद वो सामने नहीं आ रहा है, हम भी चुप बैठे हैं। तो मेरी ये गुजारिश उन तमाम तक पहुंच जानी चाहिए कि बाहर वो निकलता है जो दरम्यान में न रहा हो, जो 30 साल से दरम्यान में बैठा हो, उसे दर दर पे ठोकरें खाने की भी जरूरत नहीं होती।
मैं इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वक्त आएगा जब मैं अपना कानी से सफर शुरू करके शकीर शाह साहब के पास पहुंचूंगा भटियोट तक, और जिस दिन मैं रुखवान वो जो मेरे यहाँ बुजुर्ग आए हुए उनसे चलकर मैं खुंडा की सरजमीन पर इंशाअल्लाह जाऊंगा, तो मेरे उन दोस्तों को जरूर पता चले जाएगा कि ये वही नौजवान है जो हारे हुए एमएनए को 6,500 में जन में अगर लाकर जलवा सकता है, तो ये कोई बाइद नहीं कि ऐसे नौजवानों को आज लाकर आपके सामने इंशाअल्लाह कामयाबी का जीना न बनाए। अल्लाह ताला आप तमाम का तुम्हें जिंदगी दी गई, तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं ये जवाब पेश करूंगा, दसबस्ता अर्ज करूंगा कि जब भी शहीद हैदर सियालवी ने नामूस रिसालत के लिए आवाज बुलंद की, मैं जिस हाल में भी हुआ इसके साथ आके खड़ा हुआ, मैं बोल सका तो बोला, मैं चीख सका तो चीखा। और इसी तरह औरत मार्च जब हुआ, हम लोग नौजवान मैदान में आए। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी फिरौनियत यहाँ पे दंडनाई, हम मैदान में आए। मैं अल्लाह के सामने ये बात पूरे यकीन और तयक्कुन से ये कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा, मैं तेरे लिए, तेरे रसूलुल्लाह के लिए मैं इसके साथ हमेशा आया, हमेशा खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, शहीद को मैं देखता हूँ तो मुझे कलामे इकबाल की तशरीह नजर आती है, क्योंकि इकबाल ने कहा था वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। अगर हो जंग तो शेराने ख्वाब से बढ़कर, अगर हो जंग तो शेराने ख्वाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना गजाले तातारी। और खुदा ने इसको दिया है शिकोहे सुल्तानी कि इसके फक्र में है हैदरी और करगारी। निगाहे कम से न देख इसकी बेकुलाही को, अगरचे सरनत राशद कलंदरी दानत, निगाहे कम से न देख इसकी बेकुलाही को, ये बेकुला है सरमाया कुलादारी। और मैं आपको एक फैज की जुबान में आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त कम है ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न डाले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए जुल्म के मातो चुप कब तक, कुछ हशर तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अभी अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करके कायदे मोहतरम का इस्तेकबाल कीजिए। पाकिस्तान, मोबाइल की लाइट्स ऑन कर दीजिए, परचम लहराइए और पाकिस्तान पाकिस्तान शहीद हैदर सियालवी आले मोहम्मद व अस्हाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। दोस्तान ज़ीवकार, ये आखिरी खिताब है। मैं चाहता हूं कि एक एक लफ्ज गौर से सुना जाए। मैं चाहता हूं लाहौर से, कराची से तहरीके पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने के बाद बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी तहरीकें, बड़ी बड़ी सियासी समाजी पार्टियों का आगाज हुआ। आपको यह फख्र होना चाहिए कि वो जमात जो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की 440 तहसीलों में अपना सिक्का बिठा चुकी है, उसका आगाज आपकी सरजमीन से हुआ, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का। दोस्तान ज़ीवकार, मुझसे अक्सर लोगों ने कहा, जो मेरे बुजुर्ग ब्रिगेडियर साहब और अरशद हमीद साहब फरमा रहे थे कि कराची से भी लड़ सकते थे, इस्लामाबाद में तो 2-2 घंटों के शॉर्ट नोटिस पे
पूरा शहर ब्लॉक हमले किया, साल में 4-4 बार किया, वहां से भी लड़ सकते थे। कराची, लाहौर, पेशावर से लड़ सकते थे। ये इलाका क्यों चुना? मैं अभी तक नहीं भूला कि मेरे वालिद जब कर्नल होते थे, ब्रिगेडियर होते थे, तब भी जुम्मे के दिन शाम को 40 रुपए किराया होता था। 2004 में चाचा रऊफ ढोक डोसे वाले की हाईएस्ट पे मुझे बिठाते थे, सरकारी गाड़ी की इजाजत नहीं दी गई थी। कहा था बेटो चलो यहां से जाओ, जाके रंगली उतरना ताकि तुम्हें पता चले वहां बंटे कैसे खेले जाते हैं, वहां गुल्ली डंडा कैसे खेला जाता है। अपने लोगों में जीना सीखो, तुमने यहीं पे दफन होना है। ये मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, ये मेरी धरती है। मेरे पिंडी घेर से आए जो PB5 से, मलोवाली, नलहट के, किसरा के, सुरख के लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लिया गया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी बात काबिले गौर है दोस्तान ज़िमकार। ये इलाका क्यों चुना? कहीं से भी इलेक्ट होके असेंबली में बैठते और कोई पूछता है जनाब तुम्हारे गांव में तो अभी तक गैस नहीं लगी, तुम्हारे गांव में तो अभी तक बिजली नहीं, तुम्हारे इलाके में तो अभी तक जनाब पानी नहीं, तुम्हारे आदि तहसील में जो तुम्हारा आबाई इलाका है वहां पर अभी तक जो है मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते। लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे? लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। और फिर इस्लामाबाद हमारा वफाक है, सबसे करीब तरीन जिला इस्लामाबाद के कौन सा लगता है? पिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन जिला अटक लगता है। हर 6 गांव के बाद ऑयल गैस की रिग लगी हुई है, लेकिन हमारे 80% इलाके में अभी तक गैस मौजूद नहीं है। क्या ये शर्म का मकाम नहीं है? आज तक किसी ने नहीं पूछा इनसे, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि जनाब आज मैं आपके सामने ये राज खोल रहा हूं, मुझे पता है लोग नाराज होंगे, होने तो नाराज होते हैं। तो आज तक आपके बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया कि ये पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा। तो इन बड़े बड़े जागीरदारों के कुत्ते घोड़े कौन नहलाया करेगा? इनके हुक्के कौन भरा करेगा? इनके कदमों में कौन बैठा करेगा? इनकी चापलूसियां कौन किया करेगा? मेरा एम है सड़कें, गलियां, नालियां, वाटर सप्लाई बनाऊंगा, हर सूरत बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेजर साहब इधर मौजूद थे, शौकत साहब, मैं दानिश स्कूल अभी विजिट करके आया। 1100 कनाल का कवर्ड एरिया वहां खाली पड़ा है, और उसके बाद फॉरेस्ट्री के मिनिस्ट्री का 12,000 कनाल का रकबा खाली पड़ा है। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले आपका भाई, आपका बेटा इस इलाके की, इस सरजमीन पर यूनिवर्सिटी बनाएगा अपनी बेटियों, अपने बेटों के लिए। आपने हर गांव में कर्नल जनरल दे दिया, आपने हर गांव में अच्छा वकील बैरिस्टर दे दिया, आपने हर गांव में एक अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दे दिया। तो ये आने वाली नस्लें गुलामी से आजाद और पाक पैदा हो जाएगी। आपको किसी के दस्तक नहीं देना पड़ेगा जाके। दोस्तान ज़िमकार, मेरा मकसद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं। आपके जहन में सवाल आएगा, बड़े बड़े घाघ आए, बड़ी बड़ी दुनिया आई, बड़े बड़े चौधरी आए, यहां से आके जीते, लेकिन इस हल्के को कुछ नहीं दे सके। ये 28 साल का लड़का क्या देगा? मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मैं 6 घंटे अपनी काबीना के साथ, राजा साहब, 6 घंटे अपनी काबीना के साथ बैठता हूं इस्लामाबाद बंद करके, तो औरत मार्च जैसी फहाशी और यानी पे पाबंदी लगा के उठता हूं। मैं 8 घंटे 2 मरतबा 2018 और 2021 में मैंने इस्लामाबाद बंद किया, सिर्फ 8 घंटे। शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और नूरुल हक कादरी, ये 3 वजीर आए मेरे पास। उन्होंने कहा हम तुम्हारे कहने पे तमाम इस्लामी ममालिक में करारदाद भेज रहे हैं नामूस रिसालत की गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर कोई शहादत के, बगैर किसी गिरफ्तारी। इस उम्मत के मैं आपको बताता हूं ये क्यों एक काम है। और भाई क्यों आए हम लोग सियासत में? हमसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें जोश खिताबत मिला, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, हमसे सवाल पूछा जाएगा तुम्हें एक ऐसा बैकग्राउंड मिल गया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मैं क्या जवाब दूंगा उस बहन को
जो अपने बूढ़े बाप के साथ आ रही थी 1947 में, और उसके बाप के हाथ और पांव बांध दिए गए रस्सी से, और उसके सामने बहन को बेआबरू किया गया, उसकी बेटी को बेआबरू किया गया, उसका जिस्म के टुकड़े काट दिए गए और बाप की गोद में फेंक दिया। तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो अपने बाप को कहती थी, अब्बा मैं तो चलिया पर पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। मैं क्या जवाब दूंगा उस बहन को? मैं क्या जवाब दूंगा उस मां को कि एक फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया तो उसे घर में कैद करके रखा कि सुबह यूनिट के हवाले करेंगे, लेकिन एक बटियार से मां आती और घूर के देखती चली जाती, फिर आती, फिर घूर के देखती, फिर चली जाती, फिर तीसरी बार आती तो उसने कहा माँ जी रखो, दोनों की तकलीफ है। उसने कहा हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम यहाँ स्मगलिंग करो। उसने कहा माँ जी मैं स्मगलर नहीं हूँ, इंडिया ने ड्रामा रचाया हुआ, गलती से बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने फायर नहीं चलाया, क्योंकि इंटरनेशनल जंग शुरू हो जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अगर इस तरह करते हैं तो, खिलाफ वर्जी करते हैं तो। लेकिन आप बताओ माँ जी, तुम तो हिंदुओं के घर में रहती हो, पाकिस्तान तुमने कैसे बनाया था? सुनो मेरे इलाके के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, उस मां ने जवाब दिया कि बेटा मुझे 1947 में मुझ जैसी हजारों लाखों माओं को, बहनों को, बेटियों को ये बनिया उठा के ले गया था, लेकिन तुम्हें पता है मैं इनके घर में जबरदस्ती हिंदू बन के मुझे रहना पड़ता है, लेकिन आज भी मेरे बच्चे जब बीमार होते हैं तो मैं तस्बीह पे अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ के पाकिस्तान 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 का विर्द करके अपने बच्चों पे फूंकती हूँ तो अल्लाह ताला इन्हें शिफा अता करता है। और मैं उस मां को क्या जवाब दूंगा कि हमने क्या किया तुम्हारे लिए? हमने कौम की बेटी को आफिया सिद्दीकी की सूरत में फरोख्त किया था। मैं क्या जवाब दूंगा अपने भाइयों को कि दिल्ली से ट्रेन चला करती थी और लाहौर आया करती थी और रास्ते में सारी काट दी जाती थी, वापसी पे खून में लथपथ होते थे, उनसे कहा जाता था कि पाकिस्तान जाओगे काट दिए जाओगे। वो कहते थे तो क्या हुआ, काट दिए जाएंगे, दफन तो पाकिस्तान में होंगे। क्या जवाब दूंगा उनको? आज अगर आवाज ना उठाई, तहरीकों का आगाज लाजमी नहीं लाहौर से कराची से हुआ करे, तहरीकों का आगाज इस गाजी और शहीदों की धरती पिंडी जेब और जड़ से भी हो सकता है इंशाअल्लाह। और मैं एक चीज आज अलल ऐलान कहता हूं, मेरे मुल्क को फिरका वारियत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की गई, इस फिरका वारियत के ताबूत में आखिरी कील हम ठोकेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुल्क में पंजाबी पठान का तफरीक डाली गई। मैं पंजाब में होता हूं, मैं कहता हूं हाथ लगा के दिखाओ मेरे किसी पठान भाई को, तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा। और केपीके में होता हूं तो कहता हूं हाथ लगा के दिखाओ किसी पंजाबी को, हमने मुताहिद करना है इस कौम को। और भाई जब तुम पे ड्रोन स्ट्राइक गिरती है, वो नहीं पूछते तासो पख्तून दे के पंजाबियान दे, थोड़ी को नहीं पूछेंगे। वो मुसलमान होते हुए गिरती है, फिरका मसलक नहीं पूछते तुमसे। वो हम लोगों को झमेलों में डाल के लड़ाया गया। और मैं एक बात कहता हूं, यह बड़ा आसान है सड़कों पे बैठ के ये नारे लगाना, अमेरिका मुर्दाबाद, इसकी गुलामी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। हर हुकूमत ने, हर अपोजिशन ने नारा लगाया। मेरी सुन लो फिर, आज से 7 साल पहले जब मैं 21 साल का था, सिर्फ मेरे बुजुर्गों अमेरिकी एम्बेसी में जाके अगर किसी ने उसके सफीर के सामने जाके अमेरिका को दहशतगर्द डिक्लेयर किया तो वो मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी उनकी यूट्यूब पे ये वीडियो मेरी अंग्रेजी की मौजूद है। और भी चीज बताऊं, मैं मदरसे का तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मदरसे वाले, खानकाहों वाले हजरात क्यों मुझ पे प्यार करते हैं, फख्र करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब पहली बार फ्रांस में गुस्ताखाना खाका शाया हुआ 2015 में, तो दोस्ताने ज़ीवकार उस वक्त अमरीकी सफीर के सामने उसी प्रोग्राम में मैंने जब नामूस रिसालत की बात करने लगा तो मैंने उसे कहा, डियर एक्सीलेंसी, let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions। मैंने मेरी कौमी जुबान से मामला नामूस रिसालत है, मैं अपनी कौमी जुबान से गल करांगा क्योंकि थोड़ी जुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती। उधर जाके मैंने कहा, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत
की है, छोड़कर सिलसिलाए सियासत का फसूं, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की। मुझे पर्ची आती है कि ये नाराज हो रहे हैं, पर्ची आती है हम बड़े गरीब हैं, हम बतौर रियासत बड़े मकरूज हैं, ये क्या कर रहे हो। वो पश्तो की एक मिसाल है, मैंने उन्हें कान में सुनाई, मैंने कहा गरीब को खुदा पैदा करे, को बगैरात अच्छा करे। वो शेख ना दोस्तानी जी वकार, ये शेर मैंने कह के इजाजत चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि अगर नाराज है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, और हमारा मुंह है तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। दोस्तानी जी वकार, मैं दो चीजों को क्लैरिफाई करके इजाजत चाहूंगा। पहले झंडा मुझे पकड़ाया जाए, मैं बताना चाहता हूं, ये झंडा अपने हाथ में यूं करे जी, सामने करे, थोड़ा सा साइड पे करके ताकि आवाम को नजर आ सके। थोड़ा सा ये 3 रंगों पर मुश्तमिल है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। थोड़ा लेफ्ट पे कर दे ताकि पब्लिक नजर आ सके। दोस्तानी जी वकार, आपको फख्र होना चाहिए जो झंडा आपके हाथ में है। इसका मतलब क्या, अगर ये जानेंगे आप, रमजान ऊपर आ जाए मेरे साथ, ये जो सब्ज रंग है, ये नुमाइंदगी और तर्जुमानी करता है पाकिस्तान के प्यारे परचम की और गुंबद खजरा शरीफ की। जो लाल रंग है, ये तर्जुमानी करता है तमाम शोहदाए इस्लाम और शोहदाए पाकिस्तान की। और जो गोल्डन कलर है, एक तरफ तर्जुमानी करता है बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल फ़लस्तीन की, दूसरी तरफ नुमाइंदगी करता है रोज़ा इमाम हुसैन की, कि हर दौर के यजीद से टक्कर लेंगे, हर दौर के फिरौन से टक्कर लेंगे, हर दौर के दज्जाल से टक्कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर दौर के जालिम और बातिल कुव्वतों के सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्ताने जी वकार, आगे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है, रेलवे इंजन इसका इंतखाबी निशान क्यों रखा? वो इसलिए रखा, 250 इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने हमें दिए थे। हमने रेलवे इंजन इसलिए चुना कि दोस्ताने जी वकार, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे बाबूजी, वो अक्सर रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे इंजन की ज़ियारत किया करते थे। लोगों ने कहा कि जनाब ये तो काला स्याह हो गया है, इससे आपको क्यों इतनी अकीदत है? मेरे नौजवानों जो एंड पे खड़े हो गौर से सुनो। उन्होंने जवाब दिया, बेटा रेलवे इंजन से अकीदत इसलिए है कि खुद तो जलता रहता है लेकिन तमाम बोगियों को मंजिल के पार लगा देता है। ये कुर्बानी देता है। ये खतरा है जरदारों को। वो जरा तराना लगाएं और एक एक बंदा गौर से सुने, झंडा ले रहा, कि आपको पता चले आपकी पार्टी का मंजूर करता हूं, ये साथ साथ आप सुनेंगे। दोस्ताने जी वकार, हमसे पूछा गया यकसा तालीमी निजाम लाएंगे, कैसे लाएंगे? अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा कैसे एक होगा? मैंने कहा आम आदमी प्राइवेट स्कूल में जितना मर्जी पढ़े, इंशाल्लाह जिस दिन मैं असेंबली में गया पहली करारदाद ये लाऊंगा कि सरकारी मुलाजिम जो 17 एंड अबव ग्रेड का अफसर है और MNA MPA सेनेटर, उसमें लाजिम होना चाहिए कि 10वीं तक की तालीम उसका बच्चा सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के पढ़े। ऑटोमेटिकली सारा निजाम ठीक, ऑटोमेटिकली सारा फर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ। कर्जों के लिए पूरा मॉडल हम लाए हैं। आपका मुल्क जब मकरूज होता है, आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आपको कहते हैं मेरे बूट भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी भी साफ करो, और मैं तुम्हें जो मर्जी बोलूं तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए सवाल उठाने की। तो दोस्ताने जी वकार, उस वक्त बंदा मजबूर हो जाता है, बेटियां उठाई जाती हैं आफिया सिद्दीकी की सूरत में, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता कि हम तो मकरूज हैं। रेमंड डेविस को जोसेफ को बाहर भेजा जाता है, हम कुछ नहीं कह सकते कि हम तो मकरूज हैं। दोस्ताने जी वकार, आज मैं आपको बताता हूं
इंडिया ने तो बनने के बाद सही तमाम जागीरें जो अंग्रेजों ने नवाजी थी वो रियासत की मलकियत थी। इंशाल्लाह मैं करारदाद लेके आऊंगा, मंजूर हो या ना हो, मैं अकेला भी वह करारदाद लाऊंगा कि अंग्रेजों की नवाजी हुई जागीरें वापस सरकारी तहवील में ली जाए, उसको फरोख्त करके आवाम के कर्जे उतारे जाए, रियासत के कर्जे उतारे। हम जब तक मरकूज होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तान ज़ी वकार, एक बात काबिल गौर है, हम लोग कब तक दरमियानी पॉलिसी न्यूट्रल रह के चलते रहेंगे? इसको भी राजी कर लो, उसको भी राजी कर लो, ना बाबा ना, हर किसी को राजी नहीं किया जा सकता। या प्रो अमेरिका होना पड़ेगा या एंटी अमेरिका होना पड़ेगा। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह एंटी अमेरिका रहूंगा जब तक अदल और इंसाफ का निजाम कायम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तान ज़ी वकार देखें, हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मैं आज उन्हीं के यौम से बताना चाहता हूँ। कहते हैं निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रवशे बंदा परवरी क्या है, और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये जर्मनी, ये फ्रांस, इनके गिट्टों में बैठ के अब कश्मीर से भीख मांग रहे हैं हम कि कश्मीर का आजाद करा दो। बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। दोस्तान ज़ी वकार, मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर मुझसे सवाल किया गया कि जनाब आप एक लिमिट तक रहे, उससे आगे क्यों नहीं गए? नामूस रिसालत का मामला हो तो हमने कहा कोई लिमिट नहीं, हम हर हद तक जाएंगे, खत्म नबूवत के मामले में जाएंगे, नजरिया पाकिस्तान के मामले में जाएंगे। लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि शहीद तुमने अपने बंदे मरवाए हैं, तुमने अपने लड़के शहीद करवाए हैं। शहीद बाकी सियासी जमातों की तरह 70 सालों से वो शहीदों पे खेल रही है, तुमने अपने लड़के गिरफ्तार करवाए हैं, उन पे पर्चे करवाए हैं। शहीद सियालवी जब भी जेल में गया अकेला गया, अपने कारकुन को कभी जेल में नहीं जाने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हर हद तक दिफा किया है। एक वजीर को बहुत सूझी थी, मस्जिद के बाहर, मस्जिद वजीर खान के बाहर एक वजीर साहब भंगड़ा करके अपनी तरबियत का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने पूरे पाकिस्तान में कॉलें घुमाई, किसी को नहीं छोड़ा कि तुम आओ पहल करो, कोई नहीं आया। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा। मैं गया मस्जिद वजीर खान के बाहर, जलसा किया, उसे शट अप कॉल दी, और अब मानेंगे 2 दिन बाद 8 गालियां लाहौर से, एक DSP, 2 SHO और पता नहीं कितनी नफरी पुलिस की, लोकल और लाहौर की मिला के वो आया मुझे गिरफ्तार करने। मैंने बड़े फख्र से गिरफ्तारी दी कि जंजीर रसूलुल्लाह की गुलामी के नाम की लग रही है। लाहौर कैंप जेल में गया और वहां से 2 दिन बाद अरशद साहब जब मुझे रिहा करवा के लाए तो मैंने ये बज़िद से कि खामोशी से तुमने जाना है, बस मैंने कहा अंकल आज मौका देने दो। मैं जेल के बाहर खड़ा हुआ, मैंने कहा वजीर साहब मेरा ताल्लुक जिस सरजमीन जंड नाल है, पिंडी घेव या अटक नाल है, उस सरजमीन ने कभी किसी बुज़दिल पैदा नहीं किया। मैं पहले धरने दे के तोड़ा मुकाबला करता सा, पहले मैं रैलियां कट के तोड़ा मुकाबला करता सा। मुल्क दुश्मन मुनासिर दा, इस्लाम दुश्मन अनासिर दा, मैं पहले एहतजाज करके मुकाबला करता सा। और इंशाल्लाह असम्बली ते जाके मुकाबला करेंगे, डंके की चोट ते जाके मुकाबला इंशाल्लाह। मेरे को सवाल पूछा जाता है जनाब तुसी किवें हल करोगे मसाइल अवाम दे? बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। मैं क्या जेड़ा बंदा 6 घंटे खलो के इस्लामाबाद बंद करके बड़े बड़े मुतालबे कर सकता है तो मनवा सकता है, ओदे वास्ते एक तहसील का मुतालबा रख के तो उन्होंने मनवाना कोई औखा कम नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। मेरे बुजुर्ग मेरा साथ दें तो कोई औखा नहीं। इमरान खान उठिया सी मियां वाली, तो मैं उर्दू में बात करता हूँ, पंजाबी पठान दोनों भाई हमारा इधर मौजूद है। मैं बताता हूँ इमरान खान से आपको इख्तलाफ भी होगा या उसकी हिमायत भी करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ मेरा इलाका मेरे साथ खड़ा हो, कुछ वजह है। उसकी वजह यह है इमरान खान जब खड़ा हुआ था तो पूरी दुनिया पूरा मुल्क उस पर हंसता था कि इसने नहीं बनना,
लेकिन उसका गांव, उसका इलाका, मियां वाली उसके साथ खड़ा था। उसने उसे एक बार MNA बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, यहाँ तक कि वो वजीर आजम बन गया। उसने डिलीवर किया या नहीं किया, वो कामयाब हुआ क्योंकि उसका किला मजबूत था, घर मजबूत था। और दोस्तान ज़िवकार, मेरा किला आप लोग हैं, मेरा घर मुझे आप लोगों ने मजबूत करना है। मैं पूरे मुल्क जाके अगर फिरौना नू अगर टक्कर दिया ना, मैं कुछ नहीं कर सकता जो तक तुसी मेरी पुश्ते नहीं खरुसो। तुसी साथ दोगे जी इंशाअल्लाह। नहीं, मैं अब स्टेज वाले को नहीं पूछ रहा, आवाम वाले को पूछ रहा, तुसी साथ दोगे जी? हाथ चुक के दसो कि फिरौना दे नाल डट के मेरे नाल रल के मुकाबला करोगे इंशाअल्लाह। जेड़ा करेगा वो मत जबरदस्त दबंग अंदाज ना लेना नारे का जवाब दे, नारा तकबीर। ये जेड़े पीछे लोग मौजूद ने, ओ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और ये आज यौम इकबाल की सूरत में ही इन नारों का जवाब तालियों के साथ मेरे साथ दीजिएगा। पाकिस्तान के नारे लगा के आज हम हजरत इकबाल को खिराज तहसीन पेश करेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, सदा सलामत पाकिस्तान, ताक क़यामत पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, फिर शम्सु कमर में पाकिस्तान, फिर पहरो पर में पाकिस्तान, फिर कोनो मकाम में पाकिस्तान, फिर अर्ज़ समा में पाकिस्तान। मैं मर जाऊं तो पाकिस्तान, मेरी कब्र पे लिखना पाकिस्तान, मेरे कफन से लिखना पाकिस्तान, मेरा खून से लिखना पाकिस्तान। माओ से पूछा पाकिस्तान तो ममता बोली पाकिस्तान, बहनों से पूछा पाकिस्तान तो इज्जत बोली पाकिस्तान। दुश्मन भी सुन ले पाकिस्तान, जरा सोच के बोलो पाकिस्तान, जरा सोच के बोलो पाकिस्तान, जरा धीरे धीरे पाकिस्तान। अगर सोच लिया तो पाकिस्तान, फिर डरते क्यों हो पाकिस्तान? डर के बोलो पाकिस्तान, डर के बोलो पाकिस्तान। दुश्मन भी सुन ले पाकिस्तान, अब बदला लेगा पाकिस्तान, अब कश्मीर भी लेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरे मौला पाक की अज़मत और बरकत सदके इन तमाम दोस्तों के घरों में खैर फरमा। मेरे मौला इन तमाम दोस्तों को इस नौजवान के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें मुल्क और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने इस नौजवान के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे मौला हमें इसकी ताकत अता फरमा ताकि हम इसकी पुश्तबनाई करें और ये जाकर ऐवानों में अपने इस कौम, इस मुल्क और इस खुतबे नबूवत के लिए कोशिश करें। मेरे मौला हम सब पर करम फरमा। फसाइल या इलाही कुल्लु साबिर बिहुर्मति ज़बराल।